हेलो दोस्तों, वेलकम टू द भूला सीरीज। मेरा नाम है शुभम सिंघल और मैं आज कुछ तूफानी करने वाला हूं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैंने सोचा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर जो इतना बड़ा 1.5 घंटे का 2 घंटे का चैप्टर है रिवीजन में, उसको हम कम से कम कितने समय में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या उसको आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? अगर ऊपर ऊपर से सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहें तो जी हाँ, बिल्कुल कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखते हैं कितने समय के अंदर ये रिविजन पूरा हो पाता है। दोस्तों, ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल रिवीजन होगा ऊपर ऊपर से, तो आप लोग इसमें अपने एक्सपेक्टेशन बहुत लिमिटेड रखिए, पर मेरी गारंटी आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, सेक्शन 43 से शुरू होता है, 72 पे खत्म होता है। 43 कहता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये ऑडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई जाएगी, मैं ये खुद बोल रहा हूँ अपने स्पीड पे। सेक्शन 43 कहता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल में दो होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो चीजों को लेकर के ज्यादा अधिकार होता है, डिविडेंड को लेकर के और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर के ज्यादा राइट्स होता है। लेकिन ये जो 43 वाला सेक्शन है, ये प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है अगर उनके एओए एमओए में लिखा होगा और सेक्शन 92 और 137 का कंप्लायंस होगा। अच्छा, आप डीवीआर शेयर इशू कर सकते हो, 7 कंडीशन है उसके। पहला, एओए में आपको अथॉरिटी होनी चाहिए, ओआर पास कर लेना लिस्टेड कंपनी के केस में पोस्टल बैलेट के थ्रू। तीसरा, आपका वोटिंग पावर जो डीवीआर का है वो टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में पिछले 3 साल में। आपका सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड डिपॉजिट प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को लेकर के। और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में, टर्म लोन पे, आईपीएफ के अमाउंट को क्रेडिट करने में और स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में। पर अगर आपका डिफॉल्ट हुआ है तो जब आप डिफॉल्ट सुधार दें उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाइड होते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको कंपनी को कहीं पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए कोर्ट या ट्राइब्यूनल में पिछले 3 साल में, फॉर सेबी एक्ट से एससीआर एक्ट, ये सारी चीजें। उसके बाद सेक्शन नंबर 46 बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो प्राइमा फेसी एविडेंस होता है टाइटल ऑफ द शेयर्स के लिए, पर उसमें साइन होना चाहिए, या तो कॉमन सील होना चाहिए, या दो डायरेक्टर का सिग्नेचर, या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलेगा? जी हाँ, अगर आपका सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा और आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। या फिर अगर म्यूटिलेट या टॉर्न हो गया है तो आपको सरेंडर करके डुप्लीकेट मिल जाएगा। अब डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर कंपनी ने डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से इशू किया है तो कंपनी को फाइन लगेगा मिनिमम 5 टाइम्स फेस वैल्यू तक का और अप टू मैक्सिमम 10 टाइम्स फेस वैल्यू और 10 करोड़ विच एवर इज हायर तक का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 447 के अंडर लाइबल हो जाएगा। सेक्शन 47 वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं। वोटिंग राइट्स कहता है कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को सारे रेजोल्यूशन में वोट करने मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ सिर्फ 3 केसेस में वोट करने मिलेगा, जो वो चीज़ है जो उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। दूसरा, जो वाइंडिंग अप के समय उसका वाइंडिंग अप के लिए, और तीसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस, ये 3 चीज़ों को लेकर के उसको वोट करने मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 साल तक डिविडेंड नहीं दोगे तो उसको उस चीज़ में भी उसको फिर सारे रेजोल्यूशन में वोट करने मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स की बात करते हैं। वेरिएशन में आप राइट्स वेरी कैसे करोगे? आपको वेरी करने के लिए जिस क्लास का राइट्स वेरी कर रहे हो उनका या तो कंसेंट लगेगा राइटिंग में 3/4 इन ऑफ इशूड शेयर का, या फिर एसआर पास करना पड़ेगा। ये पावर आपको एओए या एमओए देता है, या फिर ये ध्यान रखना आपके टर्म्स ऑफ इशू में कहीं आपने रेस्ट्रिक्ट तो नहीं किया था। उसके बाद अगर आप किसी और क्लास का भी अप्रूवल लोगे, क्या अगर किसी और क्लास को भी अफेक्ट होता है तो उनका भी 3/4 का कंसेंट लोगे, एसआर वाला ऑप्शन नहीं है। जो शेयर होल्डर मना कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं 21 डेज के अंदर। 10% ऑफ द इशूड शेयर वाले लोग ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, ट्राइब्यूनल उसके बाद ऑर्डर पास करेगा और ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर होगा फाइनल और बाइंडिंग होगा। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जो है उसके 30 डेज के अंदर आप उसको ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को आरओसी के पास ले जाओगे। और उसके बाद सेक्शन 49 ये कहता है आप जो भी इशू करोगे कॉल्स ऑफ शेयर्स ऑफ सेम क्लास, वो यूनिफॉर्मली होगा, मतलब एक क्लास ऑफ शेयर्स को यूनिफॉर्मली कॉल होगा। दूसरा, आपका जो सेक्शन 50 है वो कहता है एडवांस में पेमेंट आप ले सकते हो कॉल्स का अगर आपका आर्टिकल आपको ऑथराइज करता है। और सेक्शन 51 कहता है कि डिविडेंड जो है ना वो आप पेड अप शेयर कैपिटल पे भी ले सकते हो, जो यूजुअली नॉमिनल वैल्यू पे होता है, अगर ऑथराइज आपका आर्टिकल ऑथराइज करता है तो। सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 यूज बताता है। सबसे पहला, बोनस। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का राइट ऑफ। तीसरा, इशू करने में जो एक्सपेंस डिस्काउंट या कमीशन गया है उसका राइट ऑफ। और चौथा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम और डिबेंचर एट प्रीमियम। और पांचवा, बाईबैक के लिए भी यूज हो सकता है। पर अगर कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब 133 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उनके लिए 5 नहीं सिर्फ 3 यूज हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में यूज नहीं कर सकते और प्रीमियम और रिडेम्पशन में यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 53 कहता है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करोगे, किया तो वॉइड हो जाएगा। और एक्सेप्शन ये है कि स्वेट इक्विटी शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, या फिर क्रेडिटर के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो डिस्काउंट पे, अगर रेजोल्यूशन प्लान की वजह से कन्वर्जन हो रहा है या डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की वजह से कन्वर्जन हो रहा है। अगर आपने फिर भी अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो जो इशू है वो वॉइड हो जाएगा, पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे 12% इंटरेस्ट के साथ, और कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लगेगा कि जितना अमाउंट रेज किया था या 5 लाख रुपए विच एवर इज लोअर तक का। सेक्शन 54 बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर आप अपने कंपनी को या कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को देते हो, बदले में आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, नो हाउ मिलता है, या फिर वैल्यू एडिशन मिलता है। उसके बाद सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर जो
होता है वो इश्यू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बहुत सारा डिटेल्स देना पड़ता है और डिटेल्स देने के बाद आपको, अगर आप लिस्टेड है तो सेबी का कंप्लायंस और अनलिस्टेड है तो आपको रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ता है। और उसके बाद सर जो भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू होंगे ये नॉर्मल इक्विटी शेयर के पारी पासू होंगे, एट पार होंगे। स्वेट इक्विटी शेयर में एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय होता है आपका परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, या फिर डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के, या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर और एम्प्लॉय जो आपके इंडिया के बाहर है वो भी इसमें कवर, जो आपके होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के हैं वो भी आपके एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आ जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा आपका जो एसआर पास करते हो आप उसकी वैलिडिटी 12 महीने की होती है। मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो आप 15% ऑफ द इक्विटी ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेकिन कभी भी वो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। पर स्टार्टअप के केस में शुरू के 10 साल के लिए हमने बोला 50% होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल का इंस्टेड ऑफ 25%। उसके बाद जो आपका स्वेट इक्विटी शेयर होता है उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इशू प्राइस का और कंसिडरेशन का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा और उसका अकाउंटिंग करोगे आप और बोर्ड रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करोगे। सेक्शन 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करते हैं। अगर आप सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो उसके लिए 4 कंडीशन है। पहला एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा एसआर पास होना चाहिए, तीसरा कोई सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में या प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के पेमेंट में। और जो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है इसका टेन्योर क्या होगा? इसका टेन्योर होता है 20 साल का। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले जो कंपनीज है उनके लिए 20 साल से ज्यादा 30 साल तक कर सकते हैं, पर उनको हर साल क्या करना पड़ेगा? 10% एट द ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिडीम करना पड़ेगा। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आपको पैसा कहाँ से आता है? प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो है या तो प्रॉफिट से हो सकता है या फिर आपके प्रोसीड से हो सकता है और फ्रेश इशू। लेकिन सिर्फ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है। अगर आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हैं तो आपको सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसका सिर्फ एक ही यूज है, आप इसको बोनस के लिए यूज कर सकते हो। आप जो प्रीमियम देते हो आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में उसको दो जगह से ला सकते हो, या तो फ्री रिजर्व प्रॉफिट से या फिर एसपीए से। अगर आप उसको एसपीए से यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज़ है जिसमें एसपीए के 4 के 5 की जगह 3 यूज़ हो जाते हैं, उस केस में आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कभी अपनी कंपनी जो है रिडीम प्रेफ़रेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रही है या फिर प्रेफ़रेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है, तो वो कंपनी अपने 3/4 ऑफ द इन वैल्यू ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर का कंसेंट लेकर के ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के लिए जाएगा और ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के बाद जो अनरिडीम्ड प्रेफ़रेंस शेयर है उनको रिडीम्ड मान लिया जाएगा और फ्रेश इश्यू हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन ट्राइब्यूनल जब ये ऑर्डर दे रहा है तो ट्राइब्यूनल ये कहेगा कि जो भी डिसेंटिंग प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर है उनका रिडेम्पशन फोर्थविथ कर दिया जाए, जिन्होंने भी एग्री नहीं किया उनका रिडेम्पशन जो है फोर्थविथ कर दिया जाए। सेक्शन 56 बात करता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में। सेक्शन ट्रांसफर यानी कि क्या? अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बना करके अपने शेयर्स किसी ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए जो ट्रांसफर डीड है उसमें आप सारा डिटेल्स डालोगे अपने ट्रांसफरी का और उसके बाद उसको साइन डेटेड और स्टैम्प करके आप उसको भेज दोगे कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। उसके बाद कंपनी जो है उसको ट्रांसफर को रजिस्टर करेगी। लेकिन अगर कंपनी को अगर वो डिलीवर नहीं हुआ या लॉस्ट हो गया तो कंपनी फिर भी आपका ट्रांसफर रजिस्टर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेमनिटी। ट्रांसमिशन में ये कहता है कि ट्रांसमिशन जो होता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होता है, जैसे कि डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इंसॉल्वेंसी के केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लुनाटिक के केस में एडमिनिस्ट्रेटर के पास। लेकिन अगर ट्रांसफर जब हो रहा है आपका, ट्रांसफर के केस में अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, कंपनी ट्रांसफर को रजिस्टर करने के पहले एक नोटिस भेजेगी किसको? ट्रांसफरी को। और अगर अगर इंटीमेशन जो है वो ट्रांसफरर दे रहा है तो कंपनी नोटिस भेजेगी ट्रांसफरी को और बोलेगी तुम्हारे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। और ये ऑब्जेक्शन का नोटिस जाएगा फॉर्म एसएच 5 में और ट्रांसफरी को नो ऑब्जेक्शन भेजना पड़ेगा। विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस उसको नो ऑब्जेक्शन भेजना पड़ेगा। उसके बाद सर डिलीवर करना पड़ेगा सर्टिफिकेट्स। सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट के केस में आपको 2 महीने के अंदर, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के केस में 1 महीने के अंदर और डिवेंचर के केस में 6 महीने के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डेथ हो जाती है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे शेयर का ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, उसका नाम नहीं है और उस बीच में लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर शेयर्स बेच देता है तो वो वैलिड माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये याद रखना फोर्जरी इज नलिटी है। अगर आप फोर्जरी में ट्रांसफर कर रहे हो तो जिसकी भी शेयर्स फोर्जरी होकर के ट्रांसफर हुई है वो उसको वापस मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 57 एक पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि अगर आप किसी किसी और कोई और इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो या किसी और की तरह दिखने की कोशिश करने चाह रहे हो या उसके शेयर्स लेना चाह रहे हो तो आपको जेल लगेगा 1 साल से 3 साल एंड आप फाइन लगेगा 1 लाख से 5 लाख रुपए। सर अगर आपकी कंपनी आपको रिफ्यूज कर देती है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन तो आप अपील कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपने नोटिस भेजा तो नोटिस के 30 डेज के अंदर कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजेगी अलॉन्ग विद रीजंस। अगर वो 30 डेज के अंदर भेजते हैं तो आप 30 डेज के अंदर जाकर के आगे एनसीएलटी में अपील कर सकते हो। पर अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आता तो जिस दिन आपने इंटीमेशन या ट्रांसफर डीड भेजा था उसके 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। पर पब्लिक कंपनी के केस में आपको नोटिस ऑफ रिफ्यूजल मिल जाना चाहिए 30 डेज के अंदर। नहीं मिला तो आप 60 डेज के अंदर जाके ट्राइब्यूनल को अपील कर सकते हो। पर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल अगर आपको मिला ही नहीं तो जिस दिन आपने इंटीमेट किया था ना उसके 90 डेज के अंदर आप जाके अपील कर सकते हो। अब आपने अपील कर दिया तो ट्राइब्यूनल या तो आपके ऑर्डर को डिसमिस कर देगा या फिर आपके ऑर्डर पास करेगा आपके फेवर में। क्या?
और डायरेक्ट करेगा कंपनी को टू रजिस्टर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन एंड कंपनी विल हैव टू कंप्लाई दैट विद इन 10 डेज। या फिर दूसरा वो डायरेक्ट करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर एंड ऑल्सो द कंपनी विल हैव टू पे द डैमेजेस। रेक्टिफिकेशन करने बोलेगा और डैमेजेस पे करने बोलेगा। सेक्शन 59 कहता है रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, सिमिलर प्रोविजन है। सेक्शन 61 कहता है ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर। सेक्शन 61 कहता है ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। सेक्शन 61 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें वो कहते हैं कंपनी अगर अपने शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना चाहती है उसके लिए एमओए को ऑल्टर करना पड़ेगा, और एमओए को ऑल्टर करने का पावर एओए से आता है, और दूसरा पावर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आ जाएगा। अब इसको आप क्या क्या ऑल्टरेशन कर सकते हो, आप इंक्रीज, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड, कैंसिल, ये सारे ऑल्टरेशन आप कर सकते हो। इंक्रीज, कंसोलिडेट एंड सब डिवाइड, कंसोलिडेट एंड डिवाइड, कन्वर्ट, सब डिवाइड एंड कैंसिल, ये सारे ऑल्टरेशन आप कर सकते हो। इंक्रीज कर सकते हो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कंसोलिडेट और डिवाइड कर सकते हो इनटू अ लार्जर अमाउंट, उसके बाद कन्वर्ट और रिकन्वर्ट कर सकते हो स्टॉक में, और सब डिवाइड कर सकते हो इनटू अ स्मॉलर अमाउंट, या कैंसिल करके डिमिनिश कर सकते हो शेयर्स को। लेकिन याद रखना कैंसिल करने पे उसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। सेक्शन 62 फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं, राइट इशू के बारे में, बोनस इशू, राइट इशू के बारे में, ईसॉप्स के बारे में, और एनी अदर पर्सन को। पहले राइट इशू अगर आप कर रहे हो तो राइट इशू आप एक प्रोपोर्शन में करोगे, इन प्रोपोर्शन टू द करेंट शेयर होल्डिंग। उसमें आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस में के बाद मिनिमम 15 दिन देना पड़ेगा, मैक्सिमम 30 दिन दोगे। ये जो मिनिमम 15 दिन का टाइम है इसको कम किया जा सकता है अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने 90% मेंबर्स का कंसेंट ले सकती है, पर 30 दिन का टाइम बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर इतने समय में आपने एक्सेप्ट नहीं किया या डिक्लाइन नहीं किया तो उसको डीम्ड डिक्लाइन मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या आप रिनाउंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको रिनाउंस कर सकते हैं। और जब आप एक बार अपना डिक्लाइन कर दें या रिनाउंस आप अपने राइट्स को डिक्लाइन कर दें, तो जो भी शेयर्स होता है उसको डिस्पोज करेगा कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ मैनर नॉट डिसएडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर और द कंपनी। उसके बाद आपको ये नोटिस जो है ये कम से कम 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा आरओसी को, ताकि 3 दिन पहले भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर को, ताकि वो डिसीजन ले पाए। और जो नोटिस है वो आप भेजोगे वाया रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड या कुरियर, इस तरीके से आप भेजोगे। उसके बाद हमने बात की ईसॉप्स के बारे में कि आप ईसॉप्स इशू कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। आपको एसआर पास करना पड़ेगा और रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, पर प्राइवेट कंपनी के केस में एसआर नहीं, ओआर पास करोगे तो काम हो जाएगा। और तीसरा, आप किसी और पर्सन को भी इशू कर सकते हो एसआर पास करके, कंसिडरेशन फॉर कैश और अदर देन कैश, लेकिन आपको इसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। ये तीसरा केस हो गया। अब ईसॉप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ईसॉप्स आप एसआर पास करके करोगे। ईसॉप में एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या होता है? एम्प्लॉय का डेफिनेशन सिमिलर टू स्वेट इक्विटी शेयर वाला होता है, पर इसमें ईसॉप का डेफिनेशन ये है कि परमानेंट एम्प्लॉय इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, आपका डायरेक्टर होल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, लेकिन डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। और तीसरा, एम्प्लॉय जो सब्सिडरी है या एम्प्लॉय जो आपके होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का है उसको भी इंक्लूड करोगे। पर इसमें दो लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, पहला प्रमोटर या जो इंसान प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करता है, या दूसरा वो डायरेक्टर जो खुद ही अपने रिलेटिव के साथ मिलकर 10% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, 10% से ज्यादा होल्ड करता है। लेकिन ये जो दो एक्सेप्शन है ये स्टार्टअप के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा शुरू के 10 साल में। उसके बाद मैंने क्या कहा, ईसॉप्स इशू करने के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि पहला, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर के साथ एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ेगा। आपके पास फ्रीडम है एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करने का और लॉक इन पीरियड डिसाइड करने का। आपका मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होना चाहिए। जो आपको ऑप्शन मिला उसमें वोटिंग राइट नहीं होता, डिविडेंड नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं होता, वो उसको प्लेज या फिर उसको हाइपोथिकेट भी नहीं करवा सकते। और अगर आपका मान लो जो एम्प्लॉई है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो आपका ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाएगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास, पर अगर वो परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाता है तब भी इमीडिएटली वेस्ट होगा, लेकिन उसके खुद के पास वेस्ट होगा। और तीसरा, अगर वो रिजाइन कर देता है या फिर अगर वो टर्मिनेशन कर देता है तो उसके टर्मिनेट हो जाता है तो उसका ऑप्शन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आपकी कंपनी का एमालगमेशन हो रहा है तो पुरानी कंपनी में जितने समय आपने सर्व किया उतना आपको सेट ऑफ मिल जाएगा नए वाली कंपनी के लॉक इन पीरियड में, नए वाली कंपनी के वेस्टिंग पीरियड में उतना आपको सेट ऑफ मिल जाएगा। तीसरा फिर हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कभी-कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को लोन या डिबेंचर देती है तो, और पब्लिक इंटरेस्ट में ये ऑर्डर पास करती है कि ये लोन और डिबेंचर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। इस तरह का ऑर्डर जब सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है तो वो रीजनेबल टर्म्स डिसाइड करती है जो उसको ठीक लगे। तो इस तरह का ऑर्डर अगर कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं है तो कंपनी ट्राइब्यूनल के पास 60 डेज के अंदर अंदर चला जाता है अपील लेकर के। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये टर्म्स ऑफ कन्वर्जन बता रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, terms of issue, rate of interest, and other things. Now, if the tribunal dismisses your appeal or the tribunal gives order which is not in your favor, then in that case two things automatically happens. Number one, the MOA stands altered and the article and the authorized share capital increases. कितने अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है? जितना आपका इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुआ है उतने से इंक्रीज हो जाता है। सेक्शन नंबर 63 टॉक्स अबाउट बोनस इशू। बोनस इशू करने के 3 जगह से पैसे दे सकते हो, फ्री रिजर्व से, एसपीए से और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से। बोनस इशू करने के 6 कंडीशन है। एओए में ऑथराइजेशन लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा और उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक डिपॉजिट में या डिबेंचर में। आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी ड्यूज में। आपका पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट किया एंड सच अदर कंडीशंस एज द बोर्ड में डिसाइड। बोर्ड जो कंडीशन डिसाइड कर रहा है, तुम सुनो ध्यान से सुनो, बोर्ड जो कंडीशन डिसाइड कर रहा है, बोर्ड सच अदर कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब। क्या प्रिस्क्राइब हुआ कि बोर्ड ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो विड्रॉ
विथड्रॉ नहीं कर सकते। प्लीज याद रखना, बोनस इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, और कैपिटलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 64 कहता है कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया, या फिर अगर आपने कन्वर्जन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन या डिवेंचर को इक्विटी में, या फिर अगर आपने ऑल्ट्रेशन किया शेयर कैपिटल में, तो फॉर्म एसएच 7 फाइल करके आरओसी को इंटीमेट करोगे 30 डेज के अंदर अंदर। कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन नंबर 66 बात करता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में। क्या आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर सकते हो? दो तरीके से, विदाउट एक्सटिंग्विशिंग द लाइबिलिटी, विथ एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी। द अदर वन इज ईदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग लाइबिलिटी। विथ एक्सटिंग्विशिंग लाइबिलिटी आप कैसे कर सकते हो? आप नॉट शेयर्स नॉट फुली पेड अप को क्या कर सकते हो? एक्सटिंग्विश कर सकते हो। और दूसरा, विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी में या तो आप कैंसिल कर सकते हो वो पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट, या पे ऑफ कर सकते हो एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द वांट्स ऑफ द कंपनी, रिटर्न कर दो। उसके बाद आपका रिडक्शन जो है वो करवाने के लिए आप ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लोगे और एसआर पास करोगे। ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेने जाओगे तो ट्राइब्यूनल रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेगा सीजी, आरओसी, क्रेडिटर और सेबी को, और उनको रिप्रेजेंटेशन करना होगा 3 महीने के अंदर। अगर नहीं किया तो मान लिया जाएगा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद ट्राइब्यूनल ऑर्डर देने के पहले कंफर्म करेगा कि जो क्रेडिटर्स है उनका डेट डिस्चार्ज हो गया, या फिर वो सिक्योर्ड है, या फिर उनका कंसेंट मिल गया है। और वो ये इंश्योर करेगा कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेक्शन 133 के हिसाब से है, और इसके लिए एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट मांगेगा। उसका अप्रूवल आ जाने के बाद आप आरओसी को इंटीमेट कर देना, और आरओसी को एक मिनट्स बना करके दे देना, जिसमें आप उसको बता देना क्या शेयर कैपिटल हो गया, क्या कितने नंबर ऑफ शेयर्स, और वो सारी चीजें आपको बता देना पड़ेगा। और लास्ट में अगर किसी ऑफिसर ने अगर क्रेडिटर का गलत इंफॉर्मेशन दिया ट्राइब्यूनल को, तो ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। उसके बाद सेक्शन नंबर 67 ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो ना ही खुद के शेयर्स बाई कर सकती है, और ना ही किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन या गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है खुद के शेयर्स खरीदने के लिए। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस तरह का असिस्टेंस दे सकती है। दूसरा, अगर जो प्रोविजन है आपको एसआर पास करके आपने कोई स्कीम अप्रूव किया है, वो स्कीम के अंडर आप अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हो। और तीसरा, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को लोन दे रहे हो, एम्प्लॉइज अदर देन डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन, और जो अमाउंट है वो 6 महीने की सैलरी से कम है, और ये इस इंटेंशन से दे रहे हो ताकि वो आपकी कंपनी के फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदे, आपके आपके होल्डिंग कंपनी के, तो लॉ के हिसाब से ये चल जाता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन आपको आपकी कंपनी या होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदने से मना करता है, बट आपको उसके 3 एक्सेप्शन देता है। सेक्शन नंबर 68 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाईबैक की बात करता है। बाईबैक के बारे में वो कहता है बाईबैक कहां से करोगे? फ्री रिजर्व से, एसपीए से, या फिर आप अपने प्रोसीड से भी बाईबैक कर सकते हो। लेकिन सेम काइंड ऑफ प्रोसीड से बाईबैक मत करना। बाईबैक करने के 6 कंडीशन है। एओए में अप्रूवल होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, पर एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का बाईबैक है और उसके लिए बोर्ड का रेजोल्यूशन मिल गया है। बाईबैक जो है वो 25% से कम होना चाहिए, और बाईबैक जो है 25% से कम होना चाहिए टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। और बाईबैक जो है, अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल का बाईबैक कर रहे हैं तो लिमिट हो जाएगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व ऐड नहीं करेंगे। जो रेशियो होगा आपका डिवेंचर और इक्विटी का, दैट विल बी डेट सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड अपॉन जो इक्विटी है, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये रेशियो 2 या 2 से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका फुली पेड अप शेयर्स का ही बाईबैक होगा, और अगर लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो बाईबैक जो है वो सेबी के हिसाब से होगा, अनलिस्टेड हो तो ये वाले एक्ट के हिसाब से होगा। बाईबैक अगर आपने एक बार किया है तो खत्म होने के बाद 1 साल तक बाईबैक आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद सर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बाईबैक करने के लिए। जो एसआर पास कर रहे हो उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको नेसेसिटी फैक्ट बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर द बाईबैक, व्हाट आर द मटेरियल फैक्ट्स, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, द क्लास ऑफ सिक्योरिटीज और टाइम लिमिट जिसमें बाईबैक खत्म होगा। बाईबैक 1 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर। सर सोर्स क्या होगा बाईबैक का? आप एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेटली खरीद सकते हो, ओपन मार्केट से खरीद सकते हो, या एम्प्लॉइज से ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ेगा। कौन देगा? बाईबैक के पहले आपको आरओसी और सेबी के पास फाइल करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म एसएच 9 में होगा, जिसमें आप 2 बातें लिखोगे। पहली बात, आपने फुल इंक्वायरी की है, और दूसरा, फुल इंक्वायरी करके आपको पता चला है दैट यू आर केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल योर लाइबिलिटीज एंड दैट यू विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट इन द अपकमिंग नेक्स्ट 1 ईयर। ये आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, और इसको साइन करना पड़ेगा। इसको 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। बाईबैक के बाद 7 दिन के अंदर आप शेयर्स डिस्ट्रॉय कर दोगे, और अगले 6 महीने तक, बाईबैक खत्म होने के 6 महीने तक आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते। फ्रेश इशू इन द टर्म्स ऑफ फ्रेश इशू सेम काइंड का भी नहीं, फ्रेश इशू नहीं कर सकते किसी भी सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज का, पर बोनस इशू कर सकते हो। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो, डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसके अलावा ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, पर राइट इशू नहीं कर सकते। उसके बाद एसएच 10 में आप एक रजिस्टर मेंटेन करोगे पूरे बाईबैक का, और एसएच 11 में आरओसी को बता देना कि हमने बाईबैक कर लिया है। सेक्शन 69 ये कहता है कि बाईबैक अगर आप फ्री रिजर्व या एसपीए से कर रहे हो ना, तो आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, जो सिर्फ बोनस के लिए यूज होता है। सीआरआर कितने अमाउंट का? नॉमिनल अमाउंट, जितना बाईबैक हुआ है उसका नॉमिनल अमाउंट का। सेक्शन 70 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक। 3 केस में आप बाईबैक करने से प्रोहिबिटेड हो। कौन से 3 केसेस में? पहला, अगर आप अपने सब्सिडरी के थ्रू अपने शेयर्स खरीद रहे हो, या दूसरा, आप अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू अपने शेयर्स खरीद रहे हो, या तीसरा, एक कंपनी है जिसने डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड टर्म लोन या फिर कोई भी और तरह के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, तो वो अगले 3 साल के लिए, जब तक डिफॉल्ट
पुट नहीं कर देता, उसके बाद 3 साल के लिए वो डिस्क्वालिफाइड है, फिर वो बायबैक कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 71 जो आपका लास्ट सेक्शन है, जो डिबेंचर के बारे में बात करता है, अगर डिबेंचर के बारे में बात करें तो डिबेंचर जो है एक कंपनी इशू कर सकती है और डिबेंचर जो है वो यूजुअली वो हमेशा रिडीमेबल ही होता है। अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको लिमिट देखना पड़ेगा। तो आपको वोटिंग राइट्स डिबेंचर में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर में वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। गलत बोला मैंने, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। सिक्योर डिबेंचर इशू कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल इशू कर सकते हो। उसमें आपको सिक्योर डिबेंचर का टेन्योर क्या रहेगा? मैक्सिमम 10 साल का। लेकिन 10 साल से ज्यादा 30 साल तक का भी हो सकता है अगर आप सिलेक्टेड 4 कंपनीज को दे रहे हैं। वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, या वो एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेट फंड देती है, या फिर वो कंपनी जो जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट का या या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल हाउसिंग बैंक का अप्रूवल ले लिया है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी देने के लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज आप अपने कंपनी के प्रॉपर्टी एसेट्स पे या अपने होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के प्रॉपर्टी एसेट्स पे भी क्रिएट कर सकते हो, और जो चार्ज की वैल्यू है वो आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पूरा प्रॉपर्ली कवर करना चाहिए। उसके अलावा आप एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोस्पेक्टस इशू होने के पहले अपॉइंट होगा, और जैसे ही आपका अलॉटमेंट हो जाएगा उसके 60 डेज के अंदर यू विल एंटर इनटू अ डिबेंचर ट्रस्टी। आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा और डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितने का बनाओगे आप? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपके आउट 31 मार्च को जो भी अमाउंट डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 10% आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओगे, जो सिर्फ प्रॉफिट से बनेगा और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए यूटिलाइजेशन होगा। प्रॉफिट से बनेगा और रिडेम्पशन के लिए यूटिलाइजेशन होगा। पर डिपॉजिट की जो बात है, डिपॉजिट जो है वो आपको हर साल 30th अप्रैल के पहले आपका जो अगले साल जितना अमाउंट मैच्योर हो रहा है उसका 15% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो अमाउंट सिर्फ आप यूज करोगे रिडेम्पशन के लिए, और वो अमाउंट जो डिपॉजिट आप करोगे आप उसको या तो शेड्यूल्ड बैंक के पास डिपॉजिट करोगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी में या इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाले सिक्योरिटी में डिपॉजिट करोगे। जब ये यूज होता जाएगा तो मिनिमम बैलेंस ध्यान रखना, इट शुड नॉट गो बिलो 15% ऑफ द अमाउंट मेच्योरिंग इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर वाला 31 मार्च, जो 31 मार्च को खत्म हुआ उससे कम नहीं जाना चाहिए। आप आपको डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आप अपने मेंबर्स को इशू करते हो या फिर अगर आप पब्लिक को इशू करते हो और वो मेंबर्स 500 से ज्यादा हैं तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी का नाम आपको अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा और पहले रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी का क्वालिफिकेशन क्या होता है सर? डिबेंचर ट्रस्टी आपकी कंपनी में बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू मनी फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से उसको कोई पैसा मिलना नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट रेम्युनरेशन। कंपनी को उसको कोई पैसा नहीं देना होना चाहिए। कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग किसी को भी पैसा नहीं देना होना चाहिए, या फिर गारंटी नहीं दिया होना चाहिए, या फिर एक अमाउंट से ज्यादा पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पेक्यूनरी रिलेशनशिप कितने अमाउंट से ज्यादा? 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम और 50 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज सीजी में प्रिस्क्राइब विच एवर इज लोअर। इससे ज्यादा आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट, आप रिलेटिव नहीं होने चाहिए प्रमोटर, की मैनेजरल पर्सन वगैरह के। ये सब केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वरना आप एलिजिबल हो जाओगे। क्या डिबेंचर ट्रस्टी का ऑफिस खाली हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, पर कैजुअल वैकेंसी अगर होगा ना तो कैजुअल वैकेंसी को भरेगा बोर्ड। लेकिन अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुआ ना तो मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी में भी रिमूव्ड इफ अप्रूव्ड बाय नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द डिबेंचर होल्डर। रिमूवल के लिए आपको 3/4 का अप्रूवल लगेगा। डिबेंचर ट्रस्टी का ध्यान काम होगा कि डिबेंचर होल्डर का ध्यान रखना और उनकी मीटिंग बुलाना जब जरूरत पड़े। तो मीटिंग बुलाओगे अगर सामने से डिबेंचर होल्डर 1/10 इन वैल्यू ने रिक्वेस्ट कर दिया, या फिर अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ, ब्रीच हुआ, जिसकी वजह से उसको लगता है दैट डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो वो मीटिंग बुलाया जाएगा। और उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी को कभी भी अगर ऐसा लगेगा कि किसी कारण से डिबेंचर होल्डर को नुकसान हो सकता है, वो पूरा रेस्पेक्टिव एक्शन लेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो और अगर वो लिमिट के अंदर है, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर है, तो आपको एसआर नहीं पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। पर अगर आप लिमिट के ऊपर जा रहे हो, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम के 100% के, तो लिमिट के ऊपर जा रहे हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। और डिबेंचर भी इशू हो जाने के बाद आपको पीएस 3 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड आई होप यू लव दिस रिविजन। दोस्तों, it took a lot of effort to record this. I have been continuously non-stop speaking for 24 minutes, but I think 24 minutes is a great deal to revise your chapter as big as share capital and debenture. दोस्तों, एक वादा करो, अपने ऐसे दोस्तों को उठा करके वीडियो भेज देना जो मेरे को नहीं जानते हैं, ताकि मेरी रीच अच्छी बढ़ जाएगी और मुझे उन लोगों को वो लोग मुझे जान सकेंगे। अगर ये रीच अच्छी मिल गई इस चीज़ को, तो मैं आप लोगों को इस तरह के और ऑडियो ला करके देने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगले ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।